नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। सवाल 10 बजे में आज बात होगी ईरान में फैली अशांति की, ईरान में चल रहे प्रदर्शन की। ईरान में फैली अशांति के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई खुद सामने आए और अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। खामनेई ने साफ कहा, ट्रंप ईरान को नसीहत देने से पहले अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें। ईरान किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। तेहरान से लेकर ईरान के तमाम बड़े शहरों और गांवों तक इस भाषण का सीधा प्रसारण किया गया। यह संदेश सिर्फ प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं बल्कि वॉशिंगटन के लिए भी था। खामनेई ने आरोप लगाया कि ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन विदेशी समर्थित एजेंटों की जो है वो साजिश है। उन्होंने कहा कि कुछ दंगई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी खामनेई की बौखलाहट आप देखिए कि जो कुछ भी घट रहा उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप है या बयान है उसको लेकर खामनेई की बौखलाहट निकलकर सामने और कह रहे हैं कि कुछ लोग जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। खामनेई का सीधा आरोप है कि ये लोग ईरान नहीं ट्रंप के एजेंडे के लिए सड़कों पर हैं, जहां पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने ईरानी युवाओं से एकजुट रहने की अपील की है। कहा कि एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, एकता की बात जो है खामनेई के द्वारा की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर साथ रहेंगे तो लड़ पाएंगे। यानी एकता ही सबसे बड़ा हथियार है, यह कहा जा रहा है। एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन को पराजित कर सकता है, यह भी वो कहते हुए नजर आए। खामनेई ने अमेरिका पर और भी तीखा हमला किया है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हैं। यह टिप्पणी पिछले साल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की ओर इशारा थी। सुप्रीम लीडर ने दो टूक कहा, इस्लामिक रिपब्लिक कुर्बानियों से बना है और विदेशी समर्थित तोड़फोड़ करने वालों के सामने कुछ कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो सवाल यही है, क्या ईरान में यह भाषण सिर्फ संदेश है या फिर अमेरिका को खुली चुनौती? क्योंकि एक तरफ अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई हुई, किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, इस पूरे बयानबाजी के बाद खामनेई निकलकर सामने आते लगातार करीब 10 दिन से ज्यादा से यह प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। लगातार विरोध जो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही, नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही। और उस नाराजगी के पीछे की बात की जाए तो वजह है वहां की हालत, यानी अर्थव्यवस्था बिखर गई है, सब कुछ महंगा हो चुका है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। सवाल पूछा जा रहा है, एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे जहां पर एक महिला एक पोस्टर लेती है। दर्शक देखिए, इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें खामनेई नजर आ रहे हैं। आग लगाई गई है लाइटर से, मुंह में सिगरेट है और उस आग से सिगरेट जलाई जा रही है। अपने आप में यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इसके पीछे की कहानी समझिए आप। इसके पीछे की कहानी यह है कि जहां पर हिजाब को लेकर अत्याचार जो है वो किया जा रहा था और उसके बाद से फिर एक ये तस्वीर निकलकर सामने आती है और इसी से कहा जा रहा है खामनेई साहब गुस्से में हैं, नाराज हैं और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं। ईरान की सड़कों पर उबाल है और वॉशिंगटन तक इस भीषण की गूंज पहुंच चुकी है
अब आपको पूरे इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि यमन पर अमेरिका का हमला जो देखने को मिल रहा है, ईरान इसका बारीकी जो बदला है, बारूदी बदला, वो कैसे लेता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा है कि पहले आप अपने घरबा में झांकिए, अपने यहां की समस्याओं पर फोकस करिए और उसके बाद बयानबाजी करिए। विदेशी ताकतों का जिक्र जो है ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने युद्ध की तैयारी का एक वीडियो भी जारी किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, और इसको लेकर क्या तैयारी है उसका एक युद्ध वीडियो जो है ईरान की तरफ से जारी किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो किस तरह से ईरान की जो मिसाइल फोर्सेस हैं वो पलटवार करती हुई नजर आएंगी। उसको लेकर भी तैयारी जो है ईरान की तरफ से की जा रही है। यानी जो खुली धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई है उस पर करारा जवाब देने के लिए ईरान भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है और पूरी तैयारी है, जिसको लेकर वीडियो जारी किया गया है। दूसरी तरफ ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से अलर्ट है। अगर हवाई हमले होंगे अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से वेनेजुएला में देखने को मिला, उसको लेकर ईरान भी अब पूरी तैयारी में है और कह दिया गया है कि अगर हम हवाई हमले अगर आप लोग करेंगे तो हम पूरी तरह से उसके लिए भी तैयार हैं। यानी हर मोर्चे पर ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैद होते हुए करारा जवाब देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो तस्वीर जरा दिखाई जाए दर्शकों को, क्योंकि उस तस्वीर को समझना बेहद जरूरी। देखिए ये वो तस्वीर है। अब इस पूरी तस्वीर को आप समझिए कि ये तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है वो वायरल क्यों हो रही है। एक समय था 2022, अगर आपको याद हो दर्शकों, वहां पर जिस तरह से शासन खामनेई का देखने को मिलता और वहां पर हिजाब ना पहनने पर जो पुलिस है वो महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार करती है, उसकी तस्वीर कोई नहीं भूला। दूसरी तरफ अब यह तस्वीर अपने आप में खुली चुनौती है खामनेई के लिए और कहा जा रहा है कि हम नहीं डरते, हम ये तस्वीर जलाकर आपको बता देना चाहते हैं कि हम में अब भी वो आग बाकी है और आपसे किसी तरह का डर अब खत्म होता जा रहा है। खामनेई एक बूढ़े शेर की तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके दोनों हाथ कुचल दिए गए। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप से आर पार के बीच खामनेई की जो ट्रंप को ललकार है वो भी देखने वाली और समझने वाली है। खामनेई ने ट्रंप की धमकी का जवाब धमकी से ही दिया दर्शकों। रजा पहलवी ने, उनकी भूमिका क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। रजा पहलवी ने आंदोलन भड़काया और खामनेई ने इसको लेकर अपना क्रोध दिखाया है। रजा पहलवी ने कहा कि सबको अब सड़कों पर आने की जरूरत है और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है इस शासन के खिलाफ। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मल्लिका पांडे जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का रुख करना चाहूंगा। सर, एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है, मैं इसी से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि वो कड़ा मैसेज, वो साफ मैसेज जो है इस महिला के द्वारा दिया जा रहा है। एक पोस्टर है, उसमें लाइटर से आग लगाई गई है, मुंह में सिगरेट है और उस पोस्टर से अपनी सिगरेट जलाई जा रही है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि एक समय था जब हिजाब को लेकर जिस तरह से अत्याचार किया गया और उसके बाद एक ये जिसमें पोस्टर में खामनेई साहब नजर आ रहे हैं और आग लगा दी गई और उससे सिगरेट जलाई जा रही है। यूके देवनाथ जी। जी हाँ, हम इसे ईरान का जेनजी मूवमेंट समझ सकते हैं। ईरान में 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो जाहिर बात है, रेवोल्यूशन के बाद जब आयतुल्लाह खोमेनी की सरकार आई, 10 साल वो रहे और अभी आयतुल्लाह खामेनी हैं, यह भी मजबूती से बैठे हुए हैं गद्दी पर। इन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता को काफी बढ़ावा दिया है।
यानी ईरान को मुस्लिम धर्म के जो काफ़ी सारे नियम हैं, उनके अनुसार चलाया जाएगा। ईरान की जो महिलाएँ थी उनको इससे विशेष आपत्ति है। ये समझना पड़ेगा कि 1979 के पहले जब ईरान में शाह ऑफ ईरान थे, हम्म। तो उस वक़्त ईरान में महिलाओं को काफ़ी आज़ादियाँ मिली हुई थी, क्योंकि तब ईरान में प्राय-प्राय पश्चिमी सभ्यता के जो मापदंड हैं हम्म। महिलाओं के लिए वह लागू होते थे। हम्म। लेकिन 1979 के बाद ईरान में महिलाओं को सीमित कर दिया गया है, सीमित दायरे में रखने का प्रावधान किया गया है। हम्म। बाहर निकलने पर बुर्का पहनना है, हम्म। हिजाब पहना है। हिजाब जब पहनो तो इस तरह से पहनना है कि एक भी बाल ना नजर आए। हम्म। तो पश्चिमी वेशभूषा को ना पहने, हम्म। इससे महिलाओं में काफी आक्रोश था। तो अब जो हो रहा है इसमें आप जो महिला को देख रही हैं कि विरोध कर रही हैं, आयतुल्लाह खामेनी की जो पोस्टर जला रहे हैं, खामेनी डेफिनेटली दिखाता है कि खामेनी के विरोध में है। हम्म। सिगरेट पी रही हैं, डेफिनेटली महिला बहुत बहादुर है। सबसे पहले तो मैं हम्म। इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। वो सिगरेट पी के दिखाना चाहती हैं कि महिलाएं आज़ाद हैं, ईरान आज़ाद होना चाहती हैं ईरान में, कि हम्म। अब उनके जीवन पर सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का नहीं। हम्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान की जो धार्मिक पुलिस है, हम्म। मोरल पुलिस है, वो बहुत सशक्त है और इस तरह के सभी डेविएशंस कर को, पाएगी क्या सर? यानी अभी जो भी महिलाएं मोराल पुलिस वो चीजें, इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएगी क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं सर। 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और करीब इस पूरे प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो करीब 200 से ज्यादा लोगों की अब तक जो है संख्या अगर बात की जाए तो उनकी मौत की बात है। जी हाँ, आशीष देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। हाँ। होता ये है कि अगर ये जो अभी जलसे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इनको आस्ते आस्ते कंट्रोल में ले आते हैं हम्म। और सिचुएशन आयतुल्लाह हम्म। खामेनी के काबू में 15 दिन के बाद या 1 महीने के अंदर आ जाते हैं, तब क्या होगा कि ईरान की जो सीक्रेट पुलिस है, हम्म। वो इन सब वीडियोस को निकालेगी हम्म। और इन सब प्रदर्शनकारियों को पुराने वीडियो से एक एक करके पहचानेगी और इनके घर तक पहुंच जाएगी। हम्म। ये मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी के महीने में क्या होगा, मार्च के महीने में क्या होगा, हम्म। अगर इस प्रदर्शन को कंट्रोल में करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम्म। हाँ, जाहिर बात है कि अगर ये प्रदर्शन सक्सेस हैं हम्म। और ईरान में तख्ता पलट हो जाता है और एक नरम, मॉडरेट या मॉडर्न यानी पश्चिमी इन्फ्लुएंस वाली सरकार ठीक वहां है, पर स्थापित आऊंगा हो इस जाती इस है, पर भी मैं एक जो सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन मल्लिका पांडे जी का रुख कर लेता हूं। मल्लिका जी, ये तस्वीर अपने आप में, मैं इस चर्चा की शुरुआत इसीलिए इस तस्वीर से करने की सोची है, क्योंकि जहां पर एक तस्वीर वो थी कि हिजाब ना पहनने पर किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई, और अब तो नाराजगी, ये चिंगारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे देखें इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल आशीष जी, ये तस्वीर, जैसे यूके देवनाथ सर ने भी बोला, ये तस्वीर जेनजी की तस्वीर है, हाँ। जो ओपनली अब वहां के रूल को चैलेंज कर रहे हैं। हम्म। अगर आशीष जी आप पहले देखें, जो आपने 2022 की एक घटना थी जिसमें एक हम्म। लड़की थी, उसको मॉरल गार्ड पुलिस ने अमीन करके हम्म। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो वहीं कोलैप्स होके हम्म। उनकी उसी समय मृत्यु भी कोमा हो में गई। चली गई और थी मैम। उसके बाद हम्म। उस उसके बाद काफी सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले 2022 में, जिसमें 500 लोगों से ऊपर की मौत भी हो गई। बट फिर उसके बाद लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, उसमें प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ पाए, और फिर से यही। बट इसमें एक चीज देखने लायक है, जो ये नए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर आप देखिए हम्म। तो इसमें ईरानी झंडा पिछले कुछ दिनों में लोगों ने जला दिया है। जो हम्म। सुलेमान है, उनके चीफ थे गार्ड ऑफ ईरान के, उनका स्टैचू तोड़ दिया गया है अभी हाल ही में। धार्मिक झंडे बेसिकली जलाए जलाए धार्मिक जा रहे हैं झंडे वहां पर, जलाए गए हैं और ईरान। अब शेर नुमा झंडे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, सोलेमानी जो उनके उसमें इतने रेवर्ड थे, उनके आइकॉन थे हाँ। रेजिस्टेंस के, हम्म। इस्लामिक रेजिस्टेंस के, वो 1989 से गार्ड ऑफ पुलिस के चीफ भी थे। हम्म। उनका पुतला अभी परसों गिरा दिया है। तो अभी लोग क्या हो गए। और आप रियाल का भी देखिए आशीष जी, हम्म। एक ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं अभी पढ़ भी रही थी इस बारे में। हम्म। जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन
आया हम्म, तो एक यूएस डॉलर जो था हम्म, वो 70 रियाल के बराबर था, और आज के टाइम में एक यूएस डॉलर 1.47 मिलियन रियाल के बराबर है। हम्म। तो आप डिफरेंस देखिए आशीष जी कितना बड़ा हो गया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में है ठीक है संजीव आज के श्रीवास्तव टाइम जी, में ईरान। क्या वजह रही इतने बड़े क्राइसिस की, वो भी जरा समझाइएगा। साथ ही साथ मल्लिका पांडे ने इसका भी जिक्र किया कि एक वो तस्वीर थी जो हम लोग जिक्र करें 2022 की। अब जरा इसके पुराने उस पे चीजों पे जाएं तो ये जो चिंगारी लगी वो 2022 से ही शुरू हो गई थी सर। 2022 से वो शुरू हुई और उसके बाद से वेनेजुला एक एग्जाम्पल बना। वेनेजुला इसलिए एग्जाम्पल बना कि वहां पर जब मादुरो को किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, तो जो वहां पर लोग थे वो खुश नजर आ रहे थे, सड़कों पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ जब ईरान की बात करते हैं, ईरान के लोगों ने भी यही तो सोचा कि भाई साहब जब वहां के लोग इस तरह के शासन के खिलाफ खुश नजर आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं आवाज बुलंद कर सकते। तो उन्होंने उस चिंगारी को याद किया और वो चिंगारी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की जो कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, उस महिला को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो उल्टी जो है भारी पड़ गई खामनेई सरकार पर ही। सर संजीव जी। ये देखिए, सबसे पहले आशीष जी आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और दर्शकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये जो आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि ईरान में 1979 के बाद जो इस्लामिक वहां पर शासन आया, इस्लामिक रिजीम आई, उस रिजीम के खिलाफ ईरान के अंदर समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। और 1979 के बाद से अनेकों बार वहां की महिलाओं ने अपने पूर्व शाह के शासन के समय की जो उनकी स्वतंत्रताएं थी, जो उनके अधिकार थे, जिस तरीके की वो ड्रेसेस पहनती थी और जो एक आज़ादी के साथ वो रहती थी, वो उन सारी स्थितियों को फिर से रिस्टोर करने के लिए ईरान की महिलाएं प्रदर्शन करती रही हैं। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों पर पहले भी ईरान के ये जो इस्लामिक रिजीम को चलाने वाले जो भी वहाँ के रूलर्स हैं, वो क्रैक डाउन करते रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में ये जो प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो पहले से चलता रहा है। डेमोक्रेसी को लेकर के भी वहां पर प्रदर्शन होते रहे, लेकिन उन डेमोक्रेसी के मांग करने वाले जितने भी लीडर्स रहे उनको सप्रेस किया गया, उनको एलिमिनेट किया गया, उनको जेलों में डाला गया और उनकी हत्याएं की गई। ये भी ईरान के इतिहास का एक एग्जाम्पल रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान में कोई पहली बार या 2022 से ही आरंभ हुआ है, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन 2022 में महसा अमीनी नामक जो एक युवा ईरानी महिला थी, जिनको कि इनके ऊपर ईरान की एक जो तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो कि सारे अपने इमोरल कार्यों के लिए ही जानी जाती है, कुख्यात है, उसने महसा अमीनी को डिटेन किया और डिटेंशन में उनको प्रताड़ना दी, जिससे कि महसा अमीनी की मृत्यु हो गई। और आरोप सिर्फ इतना था कि आपने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना है। और जाहिर है कि ये जो कट्टरता और इस तरीके की जो बर्बरता ईरान की महिलाओं के ऊपर जब महसा अमीनी के माध्यम से एक बार फिर से इस्लामिक रिजीम ने की, तो एक विद्रोह जो है फूट पड़ा और बहुत लंबे समय तक साहब ने सोचा होगा कि इस तरह से प्रताड़ित कर कर एक मैसेज दे देंगे, कड़ा मैसेज जो है वो दिया जाएगा तो लोग डर जाएंगे। मेरा सवाल यही था सर कि वो डरे नहीं, वो धीरे धीरे चिंगारी जो बड़ी हो गई और अब आप जो तस्वीर देखने को मिल रही है, खामनेई साहब की पोस्टर लेकर आग जलाकर सिगरेट जलाया जा रहा है। देखिए, जो महसा अमीनी को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए और वहां की इस्लामिक रिजीम ने इसको ब्रूटली क्रैक डाउन किया। कईयों को सार्वजनिक फांसी दी गई, गोली मारी गई, जेलों में डाला गया। और इस आंदोलन को भी महसा अमीनी के बाद, हत्या के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, उसको भी बहुत ही सख्त तरीके से ईरानियन रिजीम ने, इस्लामिक रिजीम ने उसको क्रैक डाउन किया। लेकिन अभी के आंदोलन में और पहले के आंदोलन में अंतर क्या है? अभी का जो आंदोलन हो रहा है, वहां की जो आर्थिक समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मुद्रास्फीति की जो दर बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुकी है। 50% का आंकड़ा तो पहले ही पार कर गई थी, अब ये लगातार स्काई रॉकेटिंग कर रही है और रिटेल वस्तुओं के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं। रियाल का जो अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ है। ईरान जो पहले से ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है, उसके ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन
फिर से इम्पोज कर दिया है। ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल करने के जो एफर्ट्स हैं वो उसके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के पहले से ही चल रहे हैं। 2018 में अमेरिका ईरानियन न्यूक्लियर डील से पहले ही बाहर आ चुका है और फिर से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान हो क्षमा चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों की सबसे बड़ी मंशा ईरान के संदर्भ में यही रहती है कि वो वहां की जो 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम को बदल दें। और जाहिर है कि वर्तमान समय के जो हालात दिख रहे हैं, ऐसे में मेरे आसान है क्या उस रिजीम को बदल देना? क्योंकि वेनेजुएला में जिस तरह से सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए, उसी तरह की उम्मीद जो अमेरिका यहां से भी लगाकर बैठा हुआ है और इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी साफ तौर से कह रहा है, वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि आप लोग के साथ हम लोग खड़े हैं, संघर्ष जारी रखें। आशीष देखो, वेनेजुएला में ऐसा हुआ जो कि अब आस्ते आस्ते नजर आ रहा है कि सीआईए ने पिछले 6 महीने लगातार बहुत ही मेहनत के साथ आस्ते आस्ते वेनेजुएला के जो टॉप राजनीतिक थे, कूटनीतिक थे, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे और सुरक्षा तंत्र में आर्मी और पुलिस के ऑफिसर्स को अपनी तरफ मिला लिया था। क्या ईरान में अमेरिका की यह टूल किट काम करेगी? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ईरान की आर्मी 6 लाख संख्या है, मजबूत है, जमीनी युद्ध में एक्सपर्ट है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ईरान में है कि एकदम उनकी 6 लाख की आर्मी के एकदम अलग आईआरजीसी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। आईआरजी जो है ये 1,75,000 संख्या है और इसके जो जवान हैं, जेसीओज हैं और जो अफसरान हैं वो केवल और केवल पॉलिटिकल आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहाँ एक सवाल और मन में आ रहा है कि आईआरजीसी की तैनाती इस पूरे प्रदर्शन को और नहीं भड़का सकती क्या? ये भी तो एक सवाल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आईआरजीसी का एक बहुत बड़ा रोल है, वो है इंटरनल कंट्रोल। देखिए, जैसे ईरान की आर्मी है वो उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे काम करती है, लेकिन जो आईआरजीसी है वो ईरान के होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है। तो आईआरजीसी जो है इसमें उनको जब ज्वाइन कराते हैं, सिलेक्ट किया जाता है, तो उसका एक ही मापदंड होता है। मापदंड है ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी पहले और अब आयतुल्लाह खामेनी अब, इनके प्रति पर्सनल वफादारी यानी व्यक्तिगत लॉयल्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी बेसिस पर इनको ज्वाइन कराया जाता है और इनको जिन परिवारों से सिलेक्ट किया जाता है वो परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिटर्न टेस्ट होता है आईआरजीसी में अफसर बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई यूपीएससी जैसा एग्जाम इंटरव्यू होता है आईआरजीसी में अफसर बनने के लिए। नहीं, जो उनके बड़े बड़े परिवार हैं, खानदानी परिवार हैं, जो कि रूढ़िवादी परिवार हैं, उन बैकग्राउंड से इन अफसरान को और जवानों को सिलेक्ट किया जाता है। यानी ऐसे परिवार जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक विचारों से या रूढ़िवादी विचारों से ओतप्रोत हैं, उन परिवारों से बच्चों को सिलेक्ट करके आईआरजीसी में जवान, जेसीओ और अफसर बनाया जाता है। ठीक है। तो क्या अमेरिका ये जो अभी सिचुएशन है, तो ये जो सिचुएशन अभी है, जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या ये कंट्रोल कर लिया जाएगा? ये इतना आसान है क्या? इसका रास्ता इतना आसान है क्या? हाँ, ये इस बार जो है परिस्थिति पहले जब भी ईरान के अंदर प्रदर्शन हुए, इस बार मामला क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुका है। होता क्या है कि हमेशा किसी देश में जब सत्ता परिवर्तन होती है, उसमें अंदरूनी फैक्टर जो हैं वो 50% दायी होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार हम ईरान में देख रहे हैं। ये 50% तक दायी होते हैं। इस मामले पर अभी ऑलरेडी 50% में से आप समझिए 30%, 40% तक कामयाबी विरोधी पक्ष को हासिल हो चुकी है। लेकिन किसी देश में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो 50% फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं,
क्या पश्चिमी देश भी अमेरिका भी, इजराइल भी, सीआईए और मोसाद भी कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता पलट हो जाए? इस मामले में अभी तक 50% में से मेरा आकलन है कि सीआईए तो मैं और कहीं पढ़ मोसाद रहा को था, करीबन सीआईए जो है वो एक रिपोर्ट जो है, शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, सीआईए के ये कहना है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हिसाब से प्रदर्शन नहीं है कि तख्ता पलट हो जाए, और उसके बावजूद भी अमेरिका ने शायद इस वजह से थोड़ा सा नरम रुख अपना लिया, ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि एक तरफ तो धमकी दे ही रहे हैं, तो वो नरम रुख अपनाने की कोशिश की जा रही है या दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो देखिए, देखने को मिल रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर है अमेरिका, इजराइल, सीआईए, मोसाद, ये 50% होना चाहिए देश की सत्ता परिवर्तन के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो करीबन 20% तक उसका मोमेंटम आ गया है। तो इंटरनल जो डिससेटिस्फेक्शन है, अंदरूनी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो 30% लेवल तक पहुंच चुके हैं। और जो सीआईए मोसाद फैक्टर है वो 20% तक पहुंच चुके हैं। यानी टोटल अभी तक अंदरूनी और बाहरी फैक्टर जो हैं 50% तक पहुंच चुके हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए करीबन ये जजमेंट है कि इस को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। जो मल्लिका जी, अंदरूनी प्रदर्शन है उनको 10% ज्यादा बढ़ाना इस पड़ेगा। बात से सहमत हैं आप कि थोड़ा और ये प्रदर्शन बढ़ेगा तो शायद तख्ता पलट जो है वो देखने को मिल जाए? इतना आसान है? बिल्कुल आशीष जी, इस बार आसान तो लग रहा है जैसे स्थितियां बन रही हैं। पहले इवन दो ब्लैकआउट हो जाता था, अभी ईरानियन सरकार ने पूरा इंटरनेट ब्लैकआउट किया है, बट आप तब भी देखेंगे कि लोग आज भी सड़कों पर है ब्लैकआउट के बावजूद भी। जबकि आप पहले प्रोटेस्ट देखेंगे, जो इतने सारे प्रोटेस्ट 2022 में हुआ, उससे पहले 19 में हुआ, जब भी देखेंगे तो ब्लैकआउट के टाइम में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। बट इस बार ईरानी पूरे जो लोग हैं वो सड़कों पर ही हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। और जैसे सर ने बोला, ये इकोनॉमिक एक पहले तो सोशल, जो मुझे लगता है जो प्रोटेस्ट को मैं समझी हूँ, पहले तो सोशल कॉज था, बट अब इकोनॉमिक कॉज भी हो गया, क्योंकि रियाल बहुत दर पर दर गिरते जा रहा है, सैंक्शंस लगते जा रहे हैं। और इस मामले ठीक में है, यूएस के ये फैक्टर्स मुझे लगता है हम लोग पिछले कई दिनों से इन सब चीजों को चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं मैम और इसको थोड़ा सा पर्दा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये तो एक फैक्टर सही हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, जरा उस पर भी आप बताइएगा। साथ ही साथ वो बैक स्टोरी तो है ही है ये, लेकिन खामनेई जो है, मुझे पुष्पा फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, वो झुकने को तैयार नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि ईरान को नसीहत देने से पहले जो अमेरिका को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, और वो भी तब जब इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं, इतनी नाराजगी है। बिल्कुल आशीष जी, खामने एक ख्वाब में है जो मुझे लग रहा है। वो अमेरिका को पहले ब्लेम कर रहे हैं, बट उनको खुद ये अपने गिरमान में ये झांकने का समय आ चुका है, जब वो देखे कि उनके यहाँ की इकोनॉमी का क्या हो रहा है, उनके यहाँ के लोगों का क्या हो रहा है। उनके जो सपोर्टर्स हैं उन वो भी सड़क पे आ चुके हैं अभी, वो भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये ओवर द टाइम पीरियड हुआ है आशीष जी। जैसे आपने बोला कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि 1979 में जो एक यूएस डॉलर की कीमत 70 रियाल थी, वो आज के टाइम में 1.47 मिलियन रियाल हो चुकी है, एक यूएस डॉलर। तो आप देखिए कितना गिर गया है। वहां पर लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, जॉब क्राइसिस है, उनको ये नहीं पता कि कल का राशन उनका कहाँ से आने वाला है। बच्चों को मारा है गार्ड पुलिस ने। पिछली बार जो 2022 का किस्सा था उसमें बच्चे भी मरे हैं, इस बार भी बच्चे संजीव जी, मरे हैं। तो यही फैक्टर्स हैं, यही मेन फैक्टर्स हैं, या इसके पीछे कोई और इनसाइड स्टोरी है? जी, क्या मुझसे ये पूछ रहे हैं सवाल? जी जी संजीव जी, इसके अलावा अमेरिका और इजराइल का इंटरेस्ट वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जरा उस पर भी जरूर आप बताइएगा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल जो है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो वर्तमान के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पहले के जो प्रोटेस्ट वहां चल रहे थे, उसमें अंतर यह है कि अभी ईरान की जनता के जो घरों में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। और जब बात पेट पर आती है, भूख पर आती है, तो जाहिर है कि ऐसे प्रोटेस्ट को दबा पाना किसी भी ब्रूटल से ब्रूटल रिजीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और अभी वहां पर ईरान में मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ती जा रही है, रियाल लगातार गिरता जा रहा है, रिटेल वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं सर, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, सिर्फ यही एक वजह है, सिर्फ यही सब एक वजह है, या इसके पीछे और दूसरी कहानी है?
जैसे कि आजादी उनको खुले में रहने की आजादी, खुले में सांस लेने की आजादी, खुलकर किसी चीज पर टिप्पणी करने की आजादी, खुलकर किसी चीज पर बोलने की आजादी, टीवी देखने की आजादी। देखिए, मैंने जैसा कि मैंने कहा कि तात्कालिक जो कारण है वो आर्थिक कारण है, लेकिन उसके पीछे जो पहले के जो असंतोष ईरान की जनता के बीच में है, ईरान के अंदर जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो पहले से प्रदर्शन होते रहे हैं, लोकतंत्र को लेकर के जो पहले से प्रदर्शन होते रहे हैं, वो सारे जो असंतुष्ट जो धड़े हैं ईरान की सोसाइटी में, जिनकी आवाजें दबी पड़ी थी, वो सभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो सामने आ रहे हैं। और वो जो आर्थिक विषयों को लेकर के ये जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें महिलाएं भी अब शामिल हो रही हैं, लोकतंत्र के समर्थक भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राजा पहलवी, जो कि एक निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जो डीप स्टेट है, जो CIA और मोसाद का जो पूरा समर्थन मिल रहा है। और वो जाहिर है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईरान के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि वो ये चाहते हैं कि वहां की जो इस्लामिक रिजीम है उसको बदल दिया जाए। तो ये ईरान के रूलर्स के लिए ये जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और जैसा कि मैं फिर से उसको एम्फेसाइज करूंगा कि चूंकि आर्थिक विषय है, आर्थिक रूप से जनता बहुत ज्यादा तंगहाली की स्थिति फेस कर रही है, और उसमें अन्य जो फैक्टर्स हैं, महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र इत्यादि वाले जो मांग करने वाले जो लोग हैं, सब उसमें शामिल हो रहे हैं। डीप स्टेट अमेरिका का CIA और मोसाद उसमें शामिल है। इस वजह से ये जो चुनौती है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, और ये रिजीम कोलैप्स भी हो सकती है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात की संभावना से इनकार नहीं करता। ठीक है, यूके देवनाथ जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा, तो इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं रहेगा कि तख्तापलट हो सकता है। अब आते हैं दूसरे फेज पर। अब दूसरे एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर तख्तापलट हो जाता है तो दूसरा विकल्प जो है वो कौन होगा, क्योंकि खामनेई जो है, ये भी सुनने में आ रही थी, खामनेई अपने किसी करीबी को जो है सामने ला सकते हैं, उसकी वजह से भी ये नाराजगी है। और इससे पहले की जो तस्वीर हमने देखी थी, यूके देवनाथ जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर खामनेई का तख्ता पलट होता है तो दो विकल्प हैं। एक तो जैसा वेनेजुएला में हुआ कि मदुरो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मदुरो के वाइस प्रेसिडेंट को ही वहां पर सत्ता का में काबिल किया गया। क्या ईरान में खामेनी को बाहर निकालने के बाद अगर खामेनी और कहीं चले जाते हैं, रशिया चले जाते हैं, तो क्या एक और किसी रूढ़िवादी, कट्टरवादी, धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति को ईरान का सुप्रीम कमांडर बनाया जाएगा? एक विकल्प वो है। लेकिन फिलहाल अमेरिका की और इजराइल की क्या मंशा है, उसके लिए वो रेजा पहलवी को लाएंगे। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इजराइल की एकमात्र बहुत अच्छा मंशा नाम ये लिया है आपने, कि और मैं आने वाला भी था रेजा पहलवी पर, कि वो कहीं ना कहीं अब वो जो दौर था, और अब वो साइड से धीरे से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, और माहौल भी पूरा माहौल है उनके हिसाब से। जैसे बांग्लादेश में यूनुस का पैराशूट लैंडिंग हुआ, रेजा पहलवी का लैंडिंग हो सकता है ईरान में। क्योंकि इजराइल चाहता क्या है कि रेजा वैली को वहां पे इंस्टॉल करके जो ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। ये ईरान का के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है इजराइल से कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ अग्रसर ना हो। दूसरी चीज, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका न्यूक्लियर एंगल से ज्यादा अमेरिका ईरान के कच्चे तेल पर नजर रखा है। जिस तरह से वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया गया, सऊदी अरबिया है, उस पर पहले से ही अमेरिका का दबदबा, इन्फ्लुएंस या जो भी शब्द इस्तेमाल करें। क्या वो विदेशी समर्थित एजेंडों का जो जिक्र किया जा रहा है खामनेई के द्वारा, वो विदेशी समर्थित एजेंडों की जो जिक्र की बात हो रही है, निकलकर सामने आ रही है, वो कौन है सर? क्या वो अमेरिका को मैं मानूं? देखिए, मेरे से पूछा जा रहा है। जी जी। हाँ, देखिए, 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो शाह ऑफ ईरान के जितने समर्थक थे, जो कि एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर्स थे, साइंटिस्ट थे, ये सब ईरान छोड़कर
पश्चिमी देशों में पलायन कर गए, यूरोप या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब हो ये रहा है कि बाहर रहते हुए ये लोग हमेशा से अपने देश में यानी ईरान में एक नरमपंथी सरकार, एक मॉडरेट सरकार की स्थापना की कोशिश करते रहे हैं। हाँ। ये पिछले 40 साल से हो रहा है, 30 साल से हो रहा है। और ये जो ईरानियन है जो कि अमेरिका में और यूरोप में जाके बस गए, इन्हीं को सपोर्ट देकर, इन्हीं को इस्तेमाल करके सीआईए ईरान में ऑपरेट कर रही है। ईरान में सीआईए और मोसाद इतनी आसानी से क्यों ऑपरेट करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। मोसाद के एजेंट जाते हैं ईरान के अंदर, सीआईए के एजेंट जाते हैं ईरान के अंदर, उनको वहां तुरंत शेल्टर मिल जाता है, वो ईरान के सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं। क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन आबादी में अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जो कि इतने हाईली एजुकेटेड हैं, धनाढ्य हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्हीं एक कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पश्चिमी विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। ये हमेशा मोसाद को और सीआईए एजेंट्स को अपने यहाँ शेल्टर देते रहे हैं। अगर आप ईरान के पॉश एरियाज में जाएंगे, वहां पे आप बांध के रख लीजिए कि हर तीसरे घर में एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा, खास तौर से यंग पर्सन, जो कि इतना हाईली क्वालिफाइड है, टेक्निकली क्वालिफाइड है कि उसकी इच्छा सिर्फ ये है कि कैसे वो यूरोप पलायन करके अमेरिका में जाए और अमेरिका में जॉब करे। जा नहीं पा रहा है क्योंकि ईरान में परमिट नहीं करते, एनकरेज नहीं करते। तो ये सब जो युवा हैं जो कि अमेरिका में जाके जॉब करना चाहते हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, ये सब जो है आसानी से ईरान की जो तख्ता पलट है उसको शुरुआती दौर में अपने मन से, दिमाग से और आज की तारीख में सड़कों पर उतर के सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है मलिका जी? जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है मलिका जी? जी, उनको सबसे पहला सपोर्ट तो अमेरिका ने अब तो खुलेआम कल लिंडसे ग्रैम जो सेनेटर है उन्होंने भी बोल दिया है कि आप प्रोटेस्ट करो और कोई भी प्रोटेस्टर्स को अगर छुएगा तो ट्रंप उनको हटा देंगे। ठीक है, मैं ये चाहता था कि आप नाम लीजिए और मैं भी तो जान ही रहता, लेकिन मैं अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि सैंक्शन लगाया किसने? अमेरिका ने। दूसरी तरफ सैंक्शन लगाने के बाद अब अमेरिका कैसे सामने आ रहा है वो भी समझने की जरूरत है। तो यहां अमेरिका का दोहरा रवैया और दोहरा चरित्र जो है वो भी देखने को मिल रहा है ना मलिका जी, क्या वजह रही है अमेरिका की? आशीष जी, कल भी जब आपके यहाँ डिबेट थी तो मैंने एक चीज दोहराई थी, वो ये थी कि अमेरिका के खिलाफ जब भी कोई जाता है तो अब अमेरिका का लाइन ऑफ स्टेटमेंट ये हो गया है कि माइट इज राइट एंड ट्रम्प इज राइट, और जो ट्रम्प के रास्ते में नहीं चलेगा वो हाईवे पकड़ ले। तो ये चीज जो आशीष जी हो रही है, आप चाहे देखिए अभी वो खुलेआम ना ईरान को, इनफैक्ट उन्होंने क्यूबा को, कोलंबिया को, ग्रीनलैंड को, तमाम देशों को वेनेजुला के बाद थ्रेट्स देने में है। कोलंबिया जो उनका कोल्ड वॉर से साथी था उसको तक उन्होंने थ्रेट दिया है। तो वो दुनिया भर में अब थ्रेट दे रहा है क्योंकि अब उसको एक क्रेडिबिलिटी मिल गई है और वो कोई इंटरनेशनल लॉ को अब नहीं मान रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कितनी तमाम मीटिंगें हो गई हैं उसको नहीं मान रहे हैं। तो अब वो डायरेक्ट थ्रेट पर उतर आए हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, अगर आप रिजीम चेंज नहीं हो रहा है तो हम आप पे आके अटैक कर देंगे। और लिंडसे ग्राम ने भी कल यही चीज रिपीट की है कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को मारेंगे, अगर आयतुल्ला नहीं हटते हैं तो हम वहां आके अटैक करेंगे आपके ऊपर। और इराकी बेसिस में काफी गतिविधियां अभी माहौल बनाने चालू हो की कोशिश चुकी जो है। अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है क्या मलिका जी? क्योंकि वो वेनेजुएला की तरह इतना आसान है क्या कि वो चले जाएंगे, अटैक करेंगे और सब कुछ जो है उनके वश में हो जाएगा? इतना ईजी है क्या उनके लिए अब? आशीष जी, और ये क्या ये क्या एक मैसेज देने की कोशिश नहीं है अमेरिका की तरफ से कि बाकी लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, इन्होंने बिल्कुल सीधे डायरेक्ट अब अमेरिका ओपनली चैलेंज कर रहा है। 500% तो टैरिफ इन्हें लगा रोकेगा के। कौन? आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर कोई देश काम करेगा और दबाव बनाकर काम करेगा या अपनी, मैं आम भाषा में बोलूं, अपनी गुंडाई दिखाकर काम करेगा, तो ये इनको रोकने का काम किसका है? वो लोग कहां हैं? आशीष जी, वो लोग जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमारी हाँ। बनी थी कायदे से, उनका हाँ। काम था इनको रोकने का। बट वेनेजुला का आप देखिए डिस्कशन ही होने में है। हाँ। कुछ उनका निष्कर्ष निकला ही नहीं है क्योंकि वो हाँ। कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ। वो अब एक निहत्था शेर हो चुके हैं, टूथलेस टाइगर हो चुके हैं, जिसको हम बोले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें तमाम जो ईस्ट ब्लॉक है अब उसको साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं
रशिया, चाइना और इंडिया साथ में आते हुए दिख रहे हैं। सब जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं सब साथ आए, इनको साथ रहना पड़ेगा वेस्टर्न ब्लॉक के और अगेंस्ट। नहीं रहेंगे तो फिर वो भी समस्या की एक बात हो जाती है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे समझते हैं कि अगर खामनेई, अब जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था, 10 से ज्यादा दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है, करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खामनेई स्पीच आते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश की जो है वो की जा रही है। खामनेई का सीधा आरोप है कि ये लोग ईरान नहीं, ट्रंप के एजेंडे के लिए सड़कों पर हैं। इसको कैसे देखा जाए, किन लोगों की वो जिक्र कर रहे हैं? क्या मैं इसमें ये नाम समझूं रजा पहलवी का? देखिए, रजा पहलवी तो एक मोहरा है, और रजा पहलवी अगर वो कभी ईरान में राष्ट्रपति बनते हैं तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पे ही चलेंगे। मेन तो जो बयान ट्रंप का है, वो तो जाहिर है कि अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट और वहां का जो डीप स्टेट, वहां की CIA और इजराइल की जो मोसाद का इंटेंशन यही है कि वहां पर अपनी एक पसंद की सरकार, अपने फेवरेबल रिजीम बैठा दी जाए, और ये जो इस्लामिक रिजीम है उसको उखाड़ फेंका जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं, डे वन से यही चाहते थे। 1979 के बाद से जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, सभी की आंखों में ये जो इस ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है खटकती रही है। और यदि आप देखिए तो अमेरिका और ईरान के जो संबंध शाह के समय में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ये स्थितियां इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद पलट गई और एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई है। US एम्बेसी सीज की गई तेहरान में, और जो जाहिर है कि वो सारी स्थितियों को अमेरिका भूला नहीं है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उसे नहीं बोला। ये भी जरा इस पे भी जरा प्रकाश डालने की कोशिश करिएगा कि रजा पहलवी, मैं जो समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, वो एक आपके लिए मोहरा है। मैं इसको एज अ प्यादा लेकर चलता हूं कि एक प्यादे की भी भूमिका बहुत, चेस में अगर आप खेलते हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो धीरे से अपनी जो है जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये मौका मिला है, और करीब 40 सालों बाद, जिस तरह की 40 से ज्यादा सालों के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, और अब ये मौका है उनके लिए भी, तो वो इस मौके को भुनाने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे। रजा पहलवी की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरह से है, और आगे उनको इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा या नहीं, इसको कैसे देखें हम? देखिए, अभी तो कोई वो जरूर अपने आप के सत्ता में लौटने का जो दावा है, जो उनके फादर का जो शासन था, उनके पिता का, मोहम्मद रजा पहलवी का, वो जाहिर है कि उसको वो फिर से हासिल करना चाहते हैं। वो अगर कोई सत्ता परिवर्तन अमेरिका और CIA और मोसाद के अनुसार अगर हो गया और ये इस्लामिक रिजीम कोलैप्स हो गई, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि रजा पहलवी ही वहां के जो है राष्ट्रपति बनेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, यदि अमेरिका की और इजराइल की मंशा चली तो। लेकिन ये जो वर्तमान समय में, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जो आपने अभी पहले ये सवाल पूछा था, कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आखिर किस तरीके से इस पूरे रिजीम चेंज का जो इसका एक ऑपरेशन है उसको कंडक्ट कर सकता है। तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई लार्ज स्केल मिलिट्री इन्वेजन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो लार्ज स्केल मिलिट्री इन्वेजन का जो अमेरिका का जो इतिहास रहा है, उससे अमेरिका अगर कोई सबक लेगा, जो 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की रिजीम को बदलने के लिए अमेरिका ने एक लार्ज स्केल ऑपरेशन किया था। अमेरिका घुस तो जरूर इराक में गया था, उसने सद्दाम हुसैन को रिजीम को टॉपल किया, सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया, उसको बाद में फांसी दे दी गई। लेकिन अमेरिका को वहां से आते आते 10 साल का लगभग समय लग गया, और अमेरिका ने वहां पर इंसर्जेंसी शुरू हो गई, और वहां पर अमेरिका की फोर्सेस को लंबे समय तक रुकना पड़ा, और अमेरिका की 4400 सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई। कितने के अंग भंग हुए, कितने के पैर कटे, हाथ कटे, वो अलग आंकड़ा है। तो अमेरिका का और अमेरिका को 10 वर्ष लग गए। उसी तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने रिजीम चेंज कराने के लिए तालिबान पर हमला किया, और बहुत जस्टिफाइड ऑपरेशन था, क्योंकि 9/11 का हमला जो किया गया था, उसका जो मेन मास्टरमाइंड उस समय वजह है क्या यूके देवनाथ जी? ये सब ये भी एक वजह है क्या अमेरिका के लिए? हाँ ठीक है संजीव जी, बोल लीजिए। एक मिनट अपनी बात में कंप्लीट कर लूं। तो उसी तरीके से जो तालिबान की जो रिजीम को बदलने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा तो जरूर, लेकिन उसको आते आते 20 वर्ष का समय लग गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ईरान में
कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर लॉन्च कर सकता है। और जाहिर है कि आयतुल्लाह खामनाई उसके टॉप जो है टारगेट पे होंगे, इसमें कोई दो राय देवनाथ जी, नहीं है। लेकिन कोई large तस्वीरें scale जो military निकलकर सामने intervention- आई, जिसका जिक्र संजीव जी ने भी किया कि कुछ तो हो सकता है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, हालांकि स्टारलिंक जो है वो पूरी तरह से सामने उसका उपयोग किया जा रहा है, वीपीएन का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एलॉन मस्क का भी एक जो है मैं कहीं पढ़ रहा था, उनकी भी बात निकलकर सामने है, जिसमें उनकी एंट्री भी जो है वो देखने को मिल रही है। यूके देवनाथ। आशीष, अमेरिका हमला करेगा, बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अभी सब कुछ पक गया है, उबल रहा है। लेकिन जमीनी हमला नहीं करेगा। जो अमेरिका का हमला होगा वो मुख्यतः हवाई हमला होगा। इजराइल भी मदद करेगा। जैसे 12 दिन के युद्ध में पिछले साल जून में हमने देखा, इजराइल हर रोज 100 या 200 सॉर्टीज लॉन्च करेगा, और अमेरिका भी हर रोज अपने B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, स्टेल्थ बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, सरकारी अनुष्ठान हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, उनके रेसिडेंस हैं, वहां पर हमला करेगा। जैसे उसने इस तरह का ही कुछ हमला वेनेजुएला में भी किया था। तो जो जमीनी हमला क्या होगा, मुश्किल है। जमीनी हमला करने के लिए अमेरिका को जो 30,000 40,000 फोर्स चाहिए, उनको ईरान में घुसाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तेहरान काफी दूर है। अभी अमेरिका की फौज जो है ज्यादातर कंसंट्रेटेड कहां पर है? ज्यादातर कतार में है, अबू धाबी में है, यूएई, इस एरिया में है। लेकिन इनको पर्शियन गल्फ क्रॉस कराकर ईरान की जमीन पे उतारना बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स। विकल्प क्या है अभी ईरान के पास? ऑप्शंस क्या है अभी? हाँ, ईरान, देखिए, ईरान जो है उनकी नेवी बहुत ही कमजोर है, उनकी एयरफोर्स ना के बराबर है। लेकिन ईरान के पास जो 6 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वो परंपरागत हथियारों से लैस है, और उनको लड़ने का अनुभव है। 10 साल तक वो इराक के साथ लड़े थे। इराक वॉर में जो लेफ्टिनेंट और कैप्टन थे, वो 10 साल के अनुभव के बाद आज की तारीख में सब ब्रिगेडियर और जनरल बने हुए हैं वहां पर। तो युद्ध का अनुभव है। दूसरी है कि IRG के पास 2000 से ज्यादा ऐसे रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। तो जितने अमेरिकन एसेट्स पर्शियन गल्फ में हैं, उनको ईरान अटैक कर सकता है। जैसा कि हमने देखा, ईरान ने 2 मिसाइल दागे थे कतार में अमेरिकन एयरबेस के ऊपर पिछले साल जून के 12वें और 13वें दिन की लड़ाई में। तो ईरान अपने को डिफेंड करने की क्षमता रखता है। एक और चीज देखिए, ईरान में गहराई है। ईरान में अगर अमेरिकन ट्रूप्स जाना चाहें तो तेहरान जो है सैकड़ों किलोमीटर उत्तर की तरफ है, और पहाड़ों के अंदर है। वहां पर इतना आसान अभी नहीं तो जो होगा तस्वीर दिख रही है, जो बयानबाजी देखने को मिल रही है, उससे तो यही आकलन लग रहा है कि अमेरिका एक तरफ धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ खामनेई जो है वो धमकी दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, धमकी वर्सेस धमकी तो देखें, कैसे देखें मतलब, या वाकई ईरान जो है वो रेडी है कि नहीं, हम धमकी नहीं देंगे, हम हमला कर देंगे? आशीष, ईरान पहले हमला नहीं करेगा। ईरान की फिलहाल मिलिट्री पोजीशन इतनी कमजोर है कि वो हमला करके, ऑफेंसिव एक्शन करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका हमला करेगा, डेल्टा फोर्स जैसा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, तेहरान जाकर खोमेनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके बेडरूम में पकड़ने की कोशिश करेगा, तो जाहिर बात है कि लास्ट मोमेंट में, हिंदी में कहावत है ना, मरता क्या ना करता, IRG अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगी, और पर्शियन गल्फ में जो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको चोक कर देंगे। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर, क्या ये तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या वो कहावत आपने सुनी होगी कि बिल्लियां जो आपस में लड़ रही हैं और बंदर जो है रोटी लेके चला गया, वो वाली भी कहानी क्या यहाँ पर फिट बैठती हुई नजर आ रही है? क्या दुश्मन जो है ईरान के, उनको इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा? वो किस तरह से इस पूरे मौके को भुना रहे हैं? आशीष, अमेरिका या कोई भी पश्चिमी देश किसी भी दुनिया के देश में जब घुसे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उस देश की आंतरिक स्थिति का फायदा उठाया। चाहे वो वियतनाम में गए हों, चाहे वो कंबोडिया में गए हों, चाहे वो लीबिया में गए हों, चाहे वो इराक में गए हों, कहीं पर भी पश्चिमी देश, अमेरिका अपने ऊंट को तंबू के अंदर तभी डालता है जबकि उसको नजर आता है कि तंबू के अंदर से पहले से थोड़ी सी आग लगी है। शुरुआती दौर में अमेरिका अपने ऊंट को यह कह के तंबू में घुसाता है कि हम वो जो छोटी सी आग है उसमें फू करने जा रहे हैं।
बुझाने जा रहे हैं, लेकिन फिर आस्ते आस्ते पूरा तंबू अंदर घुस जाता है। ये स्टोरी अमेरिका ने दुनिया में कई देशों में रिपीट की है। अभी बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, बहुत अच्छा श्रीलंका जिक्र किया देख सर। लें। इससे एक स्टोरी और मेरे दिमाग में आई है, अगर आपने इसका जिक्र किया है, मल्लिका जी का रुख करना चाहूंगा। ऑक्टोपस डॉक्ट्री समथिंग कुछ कहा जाता है, उसमें ये चीज होती है कि जिस तरह से अगर ईरान को अंदर ही नहीं बाहर से भी तोड़ना जरूरी था, जिसकी तस्वीर हमने देखी हमास और हिजबुल्लाह को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि भाई साहब आपके दोनों हाथ तो काट दिए गए, आप शोले फिल्म के जो है वो ठाकुर साहब हो गए हैं, अब आपके पास बचा क्या, अब आप बूढ़े होते हुए नजर आ रहे हैं और जय वीरू की भूमिका में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब वो वक्त आ गया है कि हमला जो है अगर प्रदर्शनकारियों के नजर से देखा जाए वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये वो सही मौका है अब उनके लिए? मल्लिका जी। आशीष जी, जो आपने यूज किया जय वीरू, वेल जय वीरू उनके पास एक वीरू है, रशिया है, तो हम उसको उस चीज को इग्नोर ना करें, क्योंकि उनके पास एक मित्र देश तो ऑलरेडी है। अगर कुछ भी होता है तो वो रशिया जा सकते कैसे हैं। काम करता हुआ नजर आएगा मल्लिका जी? रशिया देखिए डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, जितना फॉरेन पॉलिसी के उससे देखें, रशिया बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं होगा इसमें। बट अगर इनको आयतुल्ला जी को कहीं जाना है तो रशिया में पनाह जरूर ले सकते हैं। तो एक उस तरीके से वो काम करेगा, डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं करेगा अमेरिका के साथ। बट आशीष जी, एक चीज जो संजीव सर ने भी बोली और ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने भी बोली, इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि इवन दो अमेरिका जाके इराक में अटैक करता है, लिबिया में अटैक करता है, वियतनाम में अटैक करता है, इराक और लिबिया के केस में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका ने तेल की वजह से, वो भी एक ऑयल एक वन ऑफ द फैक्टर्स था। बट आज देखिए इराक में जो तेल है उसका बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा कौन है? चाइना है। अमेरिका को अटैक करना आता है, वहां पर चीजें मेसअप करना आता है, बट वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को संभाल नहीं पाते, और जब वो संभाल नहीं पाते तो वो कन्वीनियंटली चले जाते हैं उस जगह से। संजीव तो जी, चाइना वहां एकता पर की बात जो है खामनेई साहब कर रहे हैं, और एकता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो एकता दिख नहीं रही है। वो तो प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, तो किन लोगों से कह रहे हैं कि एक होने की जरूरत है, बाहरी लोगों, और ये भी कह रहे हैं कि जो विदेशी एजेंट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, उन पर ध्यान नहीं देना है, एक साथ रहना है, मजबूत रहना है। देखिए, एकता की बात करने के सिवा अभी ऑप्शन क्या है? और पहले का तो जो अप्रोच था वो था कि ब्रूटली क्रैक डाउन करो, गोलियां चला दो, लोगों को पब्लिकली फांसी पर लटका दो। लेकिन अभी तो ये जो आग है लोगों की पेट तक पहुंच चुकी है, जो वहां पर अगर ऐसी स्थितियां, आर्थिक स्थिति खराब रही तो लोगों के घरों में जब चूल्हे नहीं जलेंगे तो फिर वो विद्रोह को कैसे दबाएंगे? तो अभी तो संवाद की बातें करना शुरू कर दिया इन्होंने। अगर यही संवाद पहले से कर लेते, महसा अमीनी की हत्या के बाद जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ भी संवाद कर लेते तो शायद आज स्थिति ये ना होती। और ईरान, देखिए एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि ईरान का जो एक रीजनल बिहेवियर है वो भी ईरान को उसके ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना होगा। आतंकवादी संगठनों को, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को ईरान का जो सपोर्ट रहता है, और इन संगठनों को जो आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त बस इतने तक की इजाजत देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि धमकियों के बाद धमकी जो है वो दी जा रही है, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को अगर कुछ किया गया तो करारा जवाब मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ खामनेई कह रहे हैं कि एक होने की जरूरत है और विदेशी ताकतों से लड़ने की जरूरत है। अब सवाल ये कि अगर वार पलटवार होता है तो इसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? हर कोई इस पूरी वॉर पर, इस पूरी लड़ाई पर नजर बनाए हुए रखा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव